हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन। माई सेल्फ हिमांशी। और आज हम टैक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू रेडी फॉर द क्लास? ओके क्लास, हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द इनकम टैक्स एक्सटेंड टू, जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, whole of India except Sikkim. D option, whole of India except Jammu and Kashmir and Sikkim. तो उसमें आपको बताना है कि इनकम टैक्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। क्या वो इंडिया में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर पूरे इंडिया में है, या फिर इंडिया में एक्सेप्ट सिक्किम। क्लास इट्स टू इजी क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? होल ऑफ इंडिया। जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, चाहे वो कोई भी आपका स्टेट हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी पर्सन हो, अथॉरिटी हो, सबको क्या पे करना पड़ता है? इनकम टैक्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। ओके क्लास, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू। एवरी ईयर अ बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय। क्लास इसमें पूछा गया है कि जो भी हमारा बजट बनता है तो वो हम पार्लियामेंट किसके थ्रू रिप्रेजेंट करवाता है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर एजुकेशनल मिनिस्टर। क्लास इसमें बजट की बात कर रहा है। बजट मीन्स उसके अंदर कितने आपके एक्सपेंडिचर है, कितने आप ईयरली रिसिप्ट कर रहे हो। तो इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट दैट शोइंग income and receipts of the government. So who will going to prepare that budget? Answer is very simple. का आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू वो बजट क्या होता है हमारा? पास होता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्लास। फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स आउट करेक्ट सेंटेंस। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको इसमें ना करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इनकम टैक्स इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। Income tax is liable and collected under the Income Tax Act. Only one and both of these, one and two. क्लास बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये पूछ रहा है कि इस कौन सी सही स्टेटमेंट है। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स क्या होता है? आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इनकम टैक्स को एक इंडिविजुअल पर्सन जितनी भी उसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली ही इज लायबल टू पे दैट टैक्स। Is it clear? And everyone who is going to pay tax comes under the Income Tax Act 1961. तो इसमें से जहां तक है हमको दोनों स्टेटमेंट सही दिख रही हैं। तो आंसर विल गोइंग टू करेक्ट ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इज इट क्लियर क्लास? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, हेंस वी विल चूज ऑप्शन डी ओवर सी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्लास। सीबीडी की फुल फॉर्म पूछता है, वो क्या बोलता है? सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीबीडीटी स्टैंड फॉर, फोर ऑप्शंस आर देयर, आपको उसमें से करेक्ट चूज करना है। ए, चीफ बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेकंड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डुप्लीकेट टैक्सेस, या फिर नन ऑफ दीज। क्लास बताइए क्या होती है सीबीडीटी की? आपको पता होना चाहिए, बेसिक अथॉरिटी होती है जो टैक्सेस वगैरह को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर क्लास? आगे बढ़े क्लास। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में और आने वाली क्लासेस में। इज इट क्लियर? सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन, जो भी आपके सर्कुलर्स इश्यूज होते हैं वो सीबीडीटी किसके ऊपर बाइंड करता है? इज इट एसएससी, इज इट इनकम टैक्स अथॉरिटी, इज इट बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। क्लास जो भी सर्कुलर आपके सीबीडीटी इशू करता है ना, उसके लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी लाइबल होती है। हु विल गोइंग टू लाइबल फॉर दैट? इनकम टैक्स अथॉरिटी, क्योंकि जो भी आपके मॉडिफिकेशंस होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी, ना कि जो पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है, दैट इज नोन एज योर असेसी। तो आंसर विल गोइंग टू करेक्ट बी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, circular are issued by the CBDT
टू द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। जो हमारे सर्कुलर इश्यूज होते हैं सीबीडीटी को, वो खुद के किस लिए यूज होते हैं? और 4 ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट इज क्लैरिफाई द डाउट, सेकंड एक्सेप्शंस, डी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डी नन ऑफ दीज। क्लास जो भी हमारे सर्कुलर इश्यूज होते हैं ना, उसमें जो भी हम प्रॉब्लम्स, जो भी हम डाउट है ना, उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सीबीडीटी के जो भी सर्कुलर इशू होंगे ना, उसमें आपका क्या आ जाएगा, जो भी हमारे डाउट्स है ना क्लैरिफाई, उनको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रोविजंस को बनाते हैं। इज इट क्लियर क्लास? ओके, आगे बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 27 असेसी मीन्स अ पर्सन। आपके क्लास इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 2, 7, 6 सेक्शन, डी सेक्शन, 80, डी सी सी। आपको ना थोड़ा ना स्टैटिकली इसको ना लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सेक्शन में क्या आएगा। बट आपको ना बार बार अगर हम रिवीजन करवाएंगे तो आपको वो चीज़ें क्या रहेंगी, रिकॉल रहेंगी। ठीक है, तो बताते हैं असेसी कौन होता है। by whom any tax or any sum of money is payable. B option, against whom ceding has taken under the act. C option, a person deemed to be an assessee in default. और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्लास सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। असेसी का मतलब मैं पहले आपको समझा देती हूँ क्या होता है। असेसी का मतलब क्या होता है, असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स in any case of deemed, or it can be of any kind of default, he is liable to pay tax। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेसी। ठीक है क्लास, असेसी सही बात है, जिसको सम ऑफ मनी के ऊपर टैक्स पे करना है। इज इट क्लियर? जिसके अगेंस्ट कुछ भी प्रिसीडिंग हो गई होगी, ठीक है, या फिर कोई भी आपका डीम्ड एसएससी जिसने अगर कोई डिफॉल्ट करा है, तो उसके गार्जियन या फिर कोई और पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उस टैक्स को पे करने के लिए। तो आंसर विल गोइंग टू करेक्ट इज डी, क्योंकि वो सारी डेफिनेशन, सारे कंसेप्ट असेसी के इसके अंदर हमारे कवर हो रहे हैं। इज इट क्लियर क्लास? शैल बी मूव टू फर्दर? ओके, आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। अ पर्सन इंक्लूड, जो भी आपका पर्सन होता है वो किस में इंक्लूड होता है? इज इट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ? बी ऑप्शन, फर्म एंड अ कंपनी? सी ऑप्शन, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज, एवरी एजीपी, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्लास सबसे पहले समझते हैं पर्सन। पर्सन कैन बी एनी, कुछ कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी आपका एचयूएफ हो सकता है, कोई भी आपकी लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी आपकी फर्म हो सकती है। इट कैन बी ऑफ एनीवन। ठीक है, और क्लास आपको ना इस क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है हु इज पर्सन। आपको मैंने समझा दिया व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। तो जो जो मैंने चीजें बताई है, दैट ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ पर्सन। नाउ द क्वेश्चन अराइज अंडर विच सेक्शन पर्सन कम। पर्सन आपका आता है सेक्शन 257 के अंदर आता है। इज इट क्लियर क्लास? आ गया समझ में? अगर दूसरा इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा गया तो विल यू एबल टू आंसर? आई होप यू विल गोइंग टू आंसर, बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें कंसीडर कर रहा है। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लीगली entitled to manage and control a municipal fund is taxable in the status of, options are individual, association of person, C local authorities, D AGP। क्लास जो भी आपकी कोई भी सिटी होती है, कोई भी स्टेट होती है, स्टेट के अंदर क्या आती है, सिटीज। सिटीज के अंदर क्या होता है, आपकी अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बने होते हैं जो आपके सारे लीगल वर्क को देखते हैं। तो वो किसके अंदर आते हैं, आपके अंडर विच पर्सन इट शुड बी कैटेगराइज। तो आंसर विल बी सी। तो वो हमारी कौन सी होती है, लोकल अथॉरिटीज होती है, जो ये सारा हमारा रेगुलेशन देखती है। ओके क्लास, इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू फर्दर एमसीक्यू। Income include the following types: A legal, B illegal, C both or none of these। Class income का मतलब क्या होता है, whatever you are earning it is considered as income। इनकम आपकी दोनों तरीके की हो सकती है, कौन सी, लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी। सपोज आई एम इन्वॉल्व इन अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एंड आई एम अर्निंग मनी बाय गिविंग माई सर्विसेज and I am doing an ethical work, so my income will be legal income। Suppose I am earning from
earning my income from lottery, from gambling, still it is my income, but my income will be considered under illegal, but I have to pay tax. सपोज अगर हम लॉटरी वगैरह पे अर्न करते हैं तो हमें जितनी भी इनकम होती है ना उसका 30% वी हैव टू पे एज अ टैक्स। तो अब आप बताइए जब हम टैक्स पे कर रहे हैं इट मीन्स वी आर अर्निंग समथिंग ना, तो हमारी क्या होती है इनकम। तो हमारी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी कंसीडर, क्योंकि इनकम हमारी कौन सी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है एंड इलीगल भी हो सकती है, एंड एवरीवन हु इज अर्निंग समथिंग इज बाइंडिंग टू पे द टैक्स। इज इट क्लियर? ओके क्लास, लेट्स मूव टू फर्दर। फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट पासेस बाय। जो आपका फाइनेंस बिल है वो फाइनेंस एक्ट का बनता है पास बाय लोकसभा, बी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, सी ऑप्शन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइन बाय प्रेसिडेंट, डी both houses of parliament and signed by the prime minister। क्लास जो भी आपका एक्ट आता है पर्टिकुलर उससे पहले ना आपके बिल्स बनाए जाते हैं, फिर जैसे जैसे सजेशंस होंगे आपके लोकसभा में राज्यसभा में, अगर वहां से वो अप्रूव्ड हो जाते हैं ना फिर वो लोग क्या वो हमारे क्या बन जाते हैं, दे विल कंसीडर एज द एक्ट। तो हमारा कोई भी बिल बनेगा ना वो एक्ट तब बनेगा जब वो क्या होगा आपका पास हो जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा से। इज इट क्लियर क्लास? आ गया समझ में कैसे कैसे चीजें होती हैं? बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट पूछा गया था ये आपका एग्जाम में भी ना, इसके आने के चांसेस लग सकते। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंस्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ। जो भी हमारा असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर मीन्स अ ईयर इन विच यू हैव एन असेसी हैव टू पे टैक्स, उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, एवरी अप्रैल, दिसंबर एवरी ईयर, जुलाई एवरी ईयर, डी ऑप्शन जनवरी एवरी ईयर। क्लास असेसमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एवरी ईयर। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके क्लास, लेट्स मूव टू फर्दर एमसीक्यू। Pick the correct one. In this question, two short forms are given, AY and PY. AY means assessment year and PY means previous year. Is it clear? Class, let's focus on the question. Four options are there, A, B, C, D. First option, assessment year and previous year are the same concept. Assessment year is the year next to the previous year. Assessment year is the year next to previous year is the year next to assessment year, none of the above। क्लास अगर नहीं भी आ रहा है ना, डोंट गेट पैनिक और कंफ्यूज, जस्ट यूज योर एजुकेटर गेस एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। ओके, सबसे पहले हम एलिमिनेशन करते हैं, नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता क्योंकि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट सेम होता है। नो, दे आर नॉट सेम। हमने क्या कर दिया, उसको रॉन्ग कर दिया। ओके, असेसमेंट ईयर इज द ईयर नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, अ ईयर इन विच अ पर्सन इज अर्निंग मनी एंड आफ्टर अर्निंग मनी अ पीपल हैव टू पे टैक्स। द ईयर इन विच अ पीपल हैव टू पे टैक्स इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। इज इट क्लियर क्लास? देन आंसर विल गोइंग टू करेक्ट बी। आ गया समझ में? आई होप आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, लेट्स मूव टू फर्दर एमसीक्यू। प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ more than 12 months or less than 12 months, only 12 months, C option 12 months or less than 12 months, equal to and greater than 12 months। क्लास समझ में आ गया ना? प्रीवियस ईयर क्या होता है, एक ऐसा ईयर जिसमें एक इंडिविजुअल और एन असेसी इनकम को अर्न करता है। सपोज आई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 May 2020। ओके, ये हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ है अर्निंग का वो नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा, इट विल एंड अप 31 मार्च 2024। क्लास तो मैंने कब स्टार्ट करा वर्क करना, 1 मई 2023 के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके 31 मार्च तक अपनी अर्निंग कर रही होंगी ना,
तो मेरी अर्निंग वाला ही ईयर प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो ये 31 मार्च तक तो होना चाहिए। 12 मंथ्स शुड बी कंसीडर बट इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। तो क्लास इसमें बताइए 1 अप्रैल आया क्या? तो टोटल मेरे मंथ्स कितने हो गए? 11 मंथ्स। तो क्या ये मेरा प्रीवियस ईयर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। क्लियर? आगे बढ़े। Assessment year can be a period of less than 12 months or greater than 12 months. Only 12 months. C option 12 months or less than or more than 12 months. D option greater or equal to 12 months. क्लास आपका ना असेसमेंट ईयर क्या होता है? 12 मंथ्स का ही होता है। ओके, आगे बढ़े। 16 MCQ. Mr. P set up a new business on 15/7/2018 and he commenced his business from 1st February 2019. First previous year shall be considered. Class, as I already told you, the day in which you are going to start your business, whether your activities has been started or not. कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम द डे वन, चाहे आप उसमें काम स्टार्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तभी से ही वो आपका ईयर क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर कहलाएगा। तो क्लास इसमें हमारा कब स्टार्ट हुआ है? 15/7 को। ठीक है, मतलब हमने इस दिन से अपना काम स्टार्ट कर दिया है। भले हमने कुछ आउटपुट करा हो नहीं करा हो, कोई हमारा रिजल्ट रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन इस ईयर से हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे? प्रीवियस ईयर को कंसीडर करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर क्लास? आगे बढ़े। क्लास कंफ्यूज नहीं होना, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर से आपके बार बार क्वेश्चंस आएंगे। आपको ध्यान से बस उसको पढ़ना है और समझना है, आंसर अपने आप आने लगेंगे अगर आप रिकॉल भी करोगे ना कुछ कुछ तो। First previous year in case of a business who is newly started on 31st March 2019. क्लास अब आपका बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है? 31 मार्च 2019। तो आपका पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा? स्टार्ट फ्रॉम 1st 4/2008 and end on 31st 3/2019. Second, start from 31st 3/2019 and it will going to at 31 March 2019. C option, start from 1st January 2019 and end up 31 December 2019, or the D option, start from 1st January 2019 and end on 31st March 2019. क्लास ध्यान से पढ़िए, जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है ना, उनका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि हमें पता है अगर हम अकाउंट्स पढ़ते हैं या फिर हम कुछ भी टैक्सेस से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारा कैलेंडर ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक को जाएगा। तो इन दोनों का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड अप होने से पहले ही हमारा क्या हो रहा है? स्टार्ट हो गया है बिजनेस। मतलब जैसे आज भी 31 मार्च है, ठीक है क्लास, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे कि हमारा ऑलरेडी 1 अप्रैल 2018 से हमारा बिजनेस क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें ऑप्शंस हम लोग एक को कंसीडर करेंगे और ऑप्शंस को हम लोग क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। इज इट क्लियर क्लास? आगे बढ़ते हैं। ऑल असेसी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, जितने भी हमारे असेसी होते हैं, इट कैन बी ऑफ इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, अथॉरिटी, BOPs, वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विल मस्ट बी कैलेंडर ईयर ओनली। सेकेंड ऑप्शन, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली। एनी पीरियड ऑफ 12 months as previous year, और D option, period starting from 1st July to 31st June as previous year. क्लास अगर नहीं भी आ रहा है, मैंने कहा पैनिक नहीं होना है, हमें फिर से रिकॉल करना है चीजों को और एक बार गो थ्रू होना है क्वेश्चन को, देन वी विल डेफिनेटली गेट द आंसर। क्लास डी ऑप्शन का तो कोई लॉजिक लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है। अब बात आती है ए ऑप्शन पे जाए, बी ऑप्शन पे जाए, या फिर हम लोग सी ऑप्शन पे जाए। क्लास इसमें हमारा क्या हो सकता है? असेसी को, ऑल असेसी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो
प्लस एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एज प्रीवियस ईयर, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर तो नहीं हो सकता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कोई भी पीरियड हो सकता है लेकिन वो प्रीवियस ईयर से 12 मंथ्स पहले का होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन फॉलो कैलेंडर ईयर ऑफ द अकाउंटिंग पर्पस। कैलेंडर ईयर मैंने आपको बताया ना, कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च तक। फॉर टैक्सेशन ही हैज टू फॉलो कैलेंडर ईयर, बिल्कुल भी नहीं, गलत बोल रहा है। फाइनेंशियल ईयर ओनली, 1 अप्रैल टू 1 मार्च। दी ऑप्शन एनी कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर एज पर इस चॉइस। अपनी चॉइस से हम कुछ क्या कर सकते हैं, नो, ऑब्वियसली नो, वी कांट डू एनीथिंग with our choice. We have to go according to rules and regulations. Okay. The option, he will follow extended year from 1st January next 31st March as a period of 15 months. प्लस जो भी आपका कैलेंडर ईयर होगा ना वो आपको फॉलो करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू 20 क्वेश्चन। क्लास आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत हो, आप डाउट भी हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, मिस्टर पी मेंटेन हिज अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर 2018 to 19, असेसमेंट ईयर विल बी। क्लास अब फिर से समझते हैं कॉन्सेप्ट, जो स्टूडेंट्स ने लेट वीडियो को देखा है वो फिर से इस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो ना इजी रहेगा, फिर वो आगे के क्वेश्चन इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप क्या करते हो, इनकम को अर्न करते हो। ठीक है, समझ में आया। क्लास सपोज मैंने 2023 तक की इनकम को अर्न कर लिया, मार्च की 31 की। ओके क्लास, इट क्लियर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, जैसे कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2023। अब नेक्स्ट मेरा क्या क्वेश्चन होता है, देन असेसमेंट ईयर क्या होगा। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आपने जो भी इनकम करी है ना, अब उसको आपको असेस करना है, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम। तो आपका क्या हो जाएगा, आगे का फॉरवर्ड वाला ईयर हो जाएगा। तो आपका स्टार्ट कौन सा हो जाएगा, वो ईयर आफ्टर 31 मार्च 2023 टू 31 मार्च 2024, वो आपका कौन सा कहलाएगा, आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो क्लास इसमें जो भी ईयर है ना, इसका फॉरवर्ड वाला क्या कहलाएगा, आपका असेसमेंट ईयर, जिसमें आपको क्या पे करनी है, अपने टैक्सेस को पे करना है। ओके क्लास, अब अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा प्रीवियस ईयर में और असेसमेंट ईयर में। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपका एग्जाम में, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई करोगे, बस थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कि मैम ने पहले क्या समझाया था, कैसे कैसे चीजें थी, देख लेना। ठीक है क्लास, आगे बढ़े। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। क्लास अब बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपने इनकम जिस टाइम और जिस ईयर में अर्न करनी है उसी ईयर में आपको टैक्स भरना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर में हम नहीं जाते हैं। आपने जिस ईयर में इनकम भरी है, अर्न करी है, उसमें ही आपको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो कौन कौन से आपके केसेस होते हैं, अ पर्सन लिविंग इंडिया, ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ रहा है, सैलरीड एम्प्लॉय, सी ऑप्शन इलीगल बिजनेस, डी ऑप्शन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। क्लास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा होता है, लीव कर रहा होता है इंडिया को, या कोई शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रीवियस ईयर ही हमारा टैक्सेबल इनकम कहलाता है। जिस ईयर उसने इनकम अर्न करनी है, कंपलसरी है कि उसको इस ईयर भी क्या करनी है, टैक्सेस को पे करना है। ओके, आई होप क्लास यू आर एंजॉइंग दैट क्लास, और आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना कुछ कुछ नई नई चीजें आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चंस के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं आपको एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट भी समझा रही हूँ, जो इस एमसीक्यूज में तो हेल्प कर ही रहा है और आगे भी आपको हेल्प करता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। इफ द मास्टर ऑफ द शिप बिलोंगिंग टू एन आर could not file return of income for the departure of a ship from India, then it can be filed after the ship has left India but within days.
क्लास इसमें ना आपके डिफरेंट डिफरेंट डेज दे रखे हैं, आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट डेज है। अगर हमारी शिपिंग बिल लेफ्ट हो जाती है तो हमें कितने विद इन डेज के अंदर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या वो 30 डेज होंगे, 45 डेज होंगे, बताइए क्लास, 60 होंगे या फिर 90 होंगे, इनमें से आपको एक को चूज करना है। स्टैटिक पोर्शन है, शायद आपने पहले पढ़ा भी नहीं हो ये कॉन्सेप्ट, तो उस एमसीक्यू के थ्रू वो चीज भी आपको एक न्यू एडअप हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30। 30 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके क्लास, so within 30 days you have to do that formalities. Okay, in case of shipping business of NR means non resident income, तो कौन सी कहलाती है आपकी, 10% of the fare of freight collected by the ship, second option 20% of the fare and freight collected by the ship, C option 25% of the fare and freight collected by the ship, और D option 7.5 of the fare and the freight collected by the ship। क्लास बताइए, अगर शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो नॉर्मल जो आपके नॉन रेसिडेंट हैं तो उसमें उनको कितना फ्रेट का परसेंट उनको पे करना पड़ेगा। तो क्लास इसमें ना हमको 7.5 का जितना भी फेयर होगा ना, जितना भी आपका भाड़ा होगा एंड फ्रेट कलेक्टेड बाय द शिप यू हैव टू पे, वो आप सबको क्या करना है, पे करना है। ओके, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इज टैक्स स्टेट। जो भी आपकी इनकम होगी नॉन रेसिडेंट की, तो इंडिया में उसको कितना परसेंट पे करना पड़ेगा। क्या वो 30% प्लस सब चार्ज प्लस हायर एजुकेशन सेस, बी ऑप्शन 40% प्लस सब चार्ज प्लस हायर एजुकेशन सेस, सी ऑप्शन 50% प्लस सब चार्ज प्लस हायर एजुकेशन सेस, और द डी ऑप्शन 60% प्लस सब चार्ज और हायर एजुकेशन सेस। क्लास इसमें आपको 40% पे करना पड़ता है। कितना पढ़ना पड़ता है, 40%। जो भी शिपिंग का बिजनेस है इंडिया में आपको उसका कितना पे करना पड़ेगा, 40%। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम मीन अग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर ऑल द हेड ऑफ द इनकम। जो भी हमारी ग्रॉस इनकम अर्न हो रही है, मतलब आपके 5 सेक्शंस होते हैं इनकम टैक्स के, इनकम अर्निंग के, तो उसमें से हम कौन सी कंसीडर करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 6A, बी ऑप्शन बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन A, और द थर्ड ऑप्शन इनकम फॉर विच नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 4A, और डी नन ऑफ द अबव। क्लास जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कलेक्ट होगी ना, तो आप ना क्या करोगे, क्लेम करने से पहले करोगे, क्या करोगे, क्लेम करने से पहले जो होगी उसको हम ग्रॉस बोलेंगे। ग्रॉस बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सबको ऐड ऑन कर रहे हो सारी इनकम को। ओके क्लास, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 6A। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टोटल टैक्सेबल इनकम मीन्स अग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर ऑल द हेड ऑफ द इनकम। जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होती है वो किसके अंदर आती है, अग्रीगेट। क्या वो आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A, बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 6, इनकम फॉर विच नो डिडक्शन ऑफ 6A, और डी नन ऑफ द अबव। क्लास बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर विल गोइंग टू करेक्ट आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 6A। जो भी आप क्लेम करने के बाद जो इनकम अर्न कर रहे होते हैं ना, वो किसके अंदर आती है, आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर आ जाती है। ओके क्लास, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। आई होप यू एंजॉयड दैट क्लास। मजा आ रहा है ना आपको करने में एमसीक्यूज। ऐसे ही हम ना रेगुलर सीरीज बना के ना अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम तक ना बिल्कुल वेल प्रिपेयर हो जाओ कि हरे हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, बस हमें अच्छे से परफॉर्म करना है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे। 27, एनी एक्सपेंडिचर incurred to earn exempted income shall be allowed as which computing income under head। जो भी आपके एक्सपेंडिचर आप अर्न कर रहे हो वो किस इनकम में एग्जम्प्ट होगी,
इनकम टैक्स कलेक्ट करने के किस हेड में से, तो हम क्या कहते हैं, डिडक्शन, बी नॉट अलाउडेबल एज डिडक्शन, सी एग्जम्पशन, और डी नन ऑफ द अबव। क्लास बताइए। क्लास जो भी आपके डिडक्शंस होते हैं ना वो आपके सेक्शन 80 में अंदर आते हैं यूजुअली, और जो भी आपकी एग्जम्पशंस होती है वो आपके सेक्शन 10 के अंदर आती है। तो आपको बताना है कि हम कोई भी अगर खर्चा कर रहे हैं किसी एग्जम्प्टेड इनकम को, तो किसके अंदर हमारी कंप्यूट होगी, किसके अंदर हमारी कंसीडर होगी क्लास, तो वो हमारी एग्जम्पशंस पे आएगी। ठीक है, आगे। एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ HUF फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF शैल बी, कोई भी इनकम अगर हम रिसीव कर रहे हैं HUF के मेंबर बन के, नॉट करता, सपोज मैं एक फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ एंड मेरे पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं और मैं उसका पार्ट हूँ HUF का, तो मैं किसके अंडर अपनी इनकम टैक्स को कंसीडर कर सकती हूँ, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(2), fully taxable under salary head, or taxable at the rate of 15%. Class in HUF only Karta will responsible for all the taxes from all the application. No one who is related to the member of the Karta will going to bear that liability. Hence, I'll got fully exempted under section 10(2). Okay? समझ में आ गया? तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? fully exempted under section। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म बाय द पार्टनर, जो भी हमारा प्रॉफिट का शेयर है पार्टनर को रिसीव हो रहा है वो किसके अंदर आएगा, क्या वो फुल्ली टैक्सेबल होगा? बी ऑप्शन फुल्ली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 2A, फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन सैलरी, और एग्जम्प्टेड अंडर 2.5 लाख। क्लास व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ABCD, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। क्लास सेम यही होगा, जो भी अगर आपका प्रॉफिट अर्न कर रहा है पार्टनर वो एग्जम्प्ट हो जाएगा आपका सेक्शन A के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एनी मनी स्टैंडिंग टू द इंडिविजुअल क्रेडिट इन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया इस क्लास, जो भी आपके इंटरेस्ट अराइज हो रहा है आपके इंडिविजुअल अकाउंट में, वो भी आपका कौन सा नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट में, तो हमारी बैंक क्या किसमें एक्सेप्टेबल होगी। ऑप्शंस, टैक्सेबल टू पर्सन इन हुज नेम इज बीइंग ऑपरेटेड, क्या वो उस नेम से टैक्सेबल होगी जिस नेम से पर्सन का नेम मेंशन है। बी ऑप्शन, एग्जम्प्टेड टू पर्सन इन विच हुज नेम इज बीइंग ऑपरेटेड, उसमें एग्जम्प्ट होगी जिसका नेम हम ऑपरेट कर रहे हैं। सी ऑप्शन, टैक्सेबल टू द पर्सन हु विथड्रॉज अमाउंट फ्रॉम सच, उस पर्सन के लिए बेयरेबल होगा जो रेगुलरली उस अकाउंट से मनी को विथड्रॉ करता है। या फिर एग्जम्प्टेड टू पर्सन हु विथड्रॉज अमाउंट फ्रॉम सच अकाउंट। क्लास इसमें टैक्सेबल है, इसमें एग्जम्प्टेड है, तो उसमें जो विथड्रॉन कर रहा है उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपको मैंने इजी कर लिया आपके लिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस को तो मैंने इजीली एलिमिनेट कर दिया। अब A एंड B में से आपको चूज करके बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लास इसमें जो भी आपकी इनकम स्टैंड होगी ना इंडिविजुअल क्रेडिट से, वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, जिससे वो क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं दूसरी कंट्री में भी टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, तो उसमें डबल टैक्सेशन को उसको बेनिफिट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट रिसीव बाय द नॉमिनी एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑप्टिंग आउट ऑफ NPS, NPS की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल पेंशन स्कीम्स, रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD। क्लास ये आपके सारे डिडक्शंस थे जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताए थे। ड्यू टू द डेथ ऑफ द असेसी इज एग्जम्प्टेड अप टू, टोटल अमाउंट उसमें कितना पेबल होगा, 30%, 40%, 100% और 25%। क्लास आपको 80 सेक्शन ना जरूर देखकर जाना है, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 100%, पार्शली 100%, 50% फुल्ली और पार्शली 50%। क्लास इसमें NPS बोल रहा है, नेशनल पेंशन, तो आपका कितना टोटल अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, अप्रॉक्स 100%। देन यू डोंट हैव टू पे एनी टाइप ऑफ टैक्स ऑन नेशनल पेंशन स्कीम। इज इट क्लियर?
अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 80 CCD। अब क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि सेक्शन 80 CCD के अंदर क्या आता है, तो आप क्या लिख सकते हो? NPS लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नेशनल पेंशन स्कीम। ओके क्लास, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड बॉन्ड्स इशूड बाय लोकल अथॉरिटीज। जो भी आपके गोल्ड डिपॉजिट या फिर आपके बॉन्ड इशूड कर रही है लोकल अथॉरिटी, तो वो क्या होंगे? एग्जम्प्टेड होंगे, टैक्सेबल होंगे, पार्शियली एग्जम्प्टेड होंगे, या फिर नन ऑफ दीज। क्लास लोकल अथॉरिटीज आपको इंटरेस्ट कर रही है, वो क्या हो जाएंगे? आपके एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। Mr. P traced a missing person and was awarded a sum of 1 lakh, but there was no agreement. मिस्टर पी ने एक पर्सन को ट्रैक करा, मतलब वो खो गया था तो उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और उन्होंने उसको 1 लाख रुपीज दे दिए, बट कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। उन्होंने पहले कुछ नहीं बोला कि हम देंगे, बस उनको अच्छा लगा, उन्होंने फाइंड आउट कर लिया तो उन्होंने बोला कि अब हम दे सकते हैं। तो उसमें उस सच इनकम को क्या बोलेंगे? कैजुअल इनकम एंड फुल्ली टैक्सेबल विदाउट BEL, कैजुअल इनकम एंड एग्जम्प्टेड अप टू 2,50,000, प्री एग्जम्प्टेड एंड एग्जम्प्टेड अप टू 2,50,000। क्लास जो हमारी ऐसी इनकम होती है ना जो हमें रैंडमली मिल जाती है, मतलब हम रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं है, बट वी आर रिसीविंग while डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम। ठीक है, अब उनको क्या मिल रहा है? 1 लाख रुपीज, तो टैक्सेबल हो जाएगी BEL के अंदर। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। विच इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया टू नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल? कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के अंदर? एनी इनकम अक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया, एनी इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, एनी इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, no income is taxable in India in the hands of non-resident। क्लास, अगर आपकी कोई भी इनकम अराइज और अक्रूड हो रही है आउटसाइड विच क्लास, जस्ट अ सेकेंड, विच टैक्सेबल इन इंडिया। ओके, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी आपकी इनकम रिसीव्ड हो रही है और अक्रूड इन इंडिया में, वो आपकी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। क्लास, ये आपका टॉपिक इंसिडेंस ऑफ टैक्स के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम हमारी रिसीव्ड हुई है और अर्न हुई है बाहर, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, लेकिन बाद में क्या हो गई है? रेमिट हो गई है, तो वो हमारी टैक्सेबल होगी ROR में, RNOR में, NR, या फिर नन ऑफ दीज। क्लास, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NR। इज इट क्लास? क्लास, तो हमने आज बहुत सारे MCQs कर लिए टेक्स के आपको। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।